Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture. And in this part 7 video lecture, we will discuss about acceleration. Yes, in this lecture, we will go through the deep concepts about the acceleration, and the important thing is this how the acceleration occur and the lots of about the acceleration. So watch it this lecture very sincerely. I hope you will enjoy this lecture and learn a lot. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, हमने शुरुआत की थी पाथ लेंथ से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन वी कैम टू द लेक्चर्स फॉर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। एक्सेलरेशन को समझने के पहले एक छोटा सा सिनेरियो देखते हैं हम। सपोज कोई बॉडी है, दिस इज़ अ बॉडी विच इज़ अ कार एक्चुअली। और ये बॉडी एक पर्टिकुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन कर रही है। सपोज़ ये पाथ है ए बी, ठीक है। तब मे बी पॉसिबल कि इस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी इस पाथ ए बी के अलॉन्ग डिफरेंट हो सकती है। मे बी पॉसिबल कि सपोज़ अगर आपने किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t1 पर इसकी बॉडी को कैलकुलेट किया, इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, तो ये सपोज़ है v1। सपोज़ किसी दूसरे टाइम इंस्टेंट t2 पर आपने इस बॉडी की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया, तो मे बी पॉसिबल कि वो v2 हो सकती है। एंड किसी थर्ड टाइम इंटरवल पर अगर आपने चेक किया, तो मे बी पॉसिबल कि वो v3 हो सकती है। यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर पाथ के अलॉन्ग बॉडी की वेलोसिटी अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर अलग अलग हो सकती है। अब वेलोसिटी अगर अलग अलग हो सकती है तो डेफिनेटली वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं। अब वेलोसिटी में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो मे बी पॉसिबल कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, अगर टाइम इंस्टेंट t1 एंड t2 की मैं बात करूं, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, मैं बोल सकता हूं v2 इज़ ग्रेटर देन v1। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं v1 एंड v2 के केस में वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही होगी तो डेफिनेटली v1 इज़ ग्रेटर देन v2। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। अब डेफिनेटली वेलोसिटी का ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या फिर मैं वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि वेलोसिटी में होने वाले जो चेंजेस हैं, वेलोसिटी में जो होने वाले चेंजेस है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैं v1 एंड v2 की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ v2 इज़ अ फाइनल वेलोसिटी एंड v1 इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल वी से डिफाइन कर सकते हैं और इट विल बिकम v2 माइनस v1। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में कितने चेंजेस हुए हैं और डेफिनेटली वो जो चेंजेस हैं वो किस टाइम इंटरवल में हुए हैं। इट मीन्स कि वो जो वेलोसिटी में चेंजेस हैं उन चेंजेस को होने में कितना टाइम लगा है, किस टाइम के रिस्पेक्ट में हुए। तो डेफिनेटली अगर v1 v2 की बात कर रहा हूँ तो इनके रिस्पेक्टिव टाइम इंस्टेंट्स t1 t2 की बात की जाएगी। तब इस केस में हम एक टाइम इंटरवल भी कैलकुलेट कर सकते हैं डेल टी, और ये डेल टी बेसिकली होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम इंस्टेंट माइनस इनिशियल टाइम इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल टी में वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस क्या हैं, डेल वी। वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होने वाले जो चेंजेस हैं वो डिफाइन करते हैं उस बॉडी के एक्सेलरेशन को, वी कैन डिफाइन एक्सेलरेशन इन द वेरी सिंपल वे। rate of change of velocity with respect to time is defined as a acceleration of object। अगर बॉडी के एक्सेलरेशन में उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली ये डिफाइन करेगा एक्सेलरेशन को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन द वेलोसिटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेटली हम यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने जैसे लिखा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेफिनेटली वो होगा डेल वी। और टाइम इंटरवल क्या है, डेल टी, जिस टाइम इंटरवल डेल टी में ये चेंजेस हुए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है और वेलोसिटी हमें पता है इट्स बेसिकली ए वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट इज़ मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि सपोज़ कोई बॉडी पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेगी और पॉइंट बी पर अगर वो पहुंच रही है, और वो जो बॉडी है वो ये है, और मे बी पॉसिबल जैसा अभी हमने कंसिडर किया था कि सपोज़ टाइम इंस्टेंट t1 पर इस बॉडी की वेलोसिटी है v1,
टाइम इंस्टेंट t2 पर इस बॉडी की वेलोसिटी है v2, टाइम इंस्टेंट t3 पर इस बॉडी की वेलोसिटी है v3। सो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर इस बॉडी की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि थ्रू आउट द होल पाथ ए बी, थ्रू आउट द होल पाथ ए बी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंजेस हुआ है, तो मे बी पॉसिबल कि अगर टाइम इंस्टेंट्स अलग अलग हमने कंसिडर की हुई है t1 t2 t3 t4, सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई टाइम इंटरवल t1 t2 में टोटल चेंजेस कितना हुआ, टाइम इंटरवल t2 t3 में टोटल वेलोसिटी में चेंजेस कितना हुआ, टाइम इंटरवल t1 t3 t4 में टोटल वेलोसिटी में चेंजेस कितना हुआ। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सो अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। a1 सपोज इसके लिए आया, इसके लिए आया a2, इसके लिए आया a3। सो इस तरह से अलग अलग एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए जा सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर कहा जाए कि भाई ए बी पाथ लेंथ के दौरान बॉडी में टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ, सो डेफिनेटली वो एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सारे एक्सेलरेशन का एवरेज होगा, इन सारे एक्सेलरेशन का एवरेज होगा, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी में कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे थे और कंटिन्यूसली वो जो चेंजेस थे आप उसको एक कंसोलिडेटली एक पर्टिकुलर पाथ के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली वो उन सारे एक्सेलरेशंस का क्या होगा, एवरेज होगा। सो average acceleration of a particle in a time interval is defined as a change in velocity divided by the time interval। हम कह सकते हैं बेसिकली कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। लेट v1 एंड v2 बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t1 एंड t2, जैसा अभी हमने कंसिडर किया। देन द एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। सो हम एवरेज एक्सेलरेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए एवरेज डेल वी बाई डेल टी, और डेल वी क्या होगा, v2 माइनस v1 इज़ अ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और t2 क्या होगा, फाइनल टाइम इंस्टेंट, इनिशियल टाइम इंस्टेंट्स। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पाथ लेंथ की जो अभी हमने एग्जांपल्स कंसिडर किया है ये वाला, सो इस केस में भी एवरेज एक्सेलरेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। सपोज ए एवरेज, ठीक है, ए एवरेज इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो डेल वी बाई डेल टी होगा, अगर मैं टोटल चेंजेस देखूँ तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी सपोज v1 है एंड फाइनल वेलोसिटी v4 है। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं v4 माइनस v1 डिवाइडेड बाय, अब v4 के रिस्पेक्ट में टाइम इंस्टेंट क्या था t4 एंड v1 के रिस्पेक्ट में टाइम इंस्टेंट है t1, सो आई कैन राइट t4 माइनस t1। सो दिस कैन बी द फॉर्मूला ऑफ द कंसिडर्ड एग्जाम्पल v4 माइनस v1 डिवाइडेड बाय द t4 माइनस t1। सो एवरेज वेलोसिटी दो तरह से डिसाइड की जा सकती है, या तो हम अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके उनका एवरेज ले लें, या फिर हम एक फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करें, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करें और उसको रिस्पेक्टिव टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन का। सॉरी, अब जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने वेलोसिटी और स्पीड की बात की तो हमने उससे एक वेलोसिटी टाइम, हमने उसे एक पोजीशन टाइम ग्राफ से समझा था, एक स्पेसिफिक ग्राफ से उसको समझा था, एक स्लोप से समझा था। तो उसी तरह से यहाँ पर एक्सेलरेशन को भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसा एक्सेलरेशन बेसिकली डिफाइन हो रहा है चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, सो डेफिनेटली यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड पर हम अलग अलग वेलोसिटी कंसिडर कर कर उनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वी टी ग्राफ, इट इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट मीन्स वी टी ग्राफ। सो इस वी टी ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बेसिकली एक्स एक्सिस पर डिफाइन किया हुआ है टी टाइम इंटरवल टी इन सेकेंड्स, जबकि वी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में डिफाइन की गई है इस वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर क्या है, क्या डिफाइन कर रहा है बेसिकली ये कि जैसे जैसे टाइम इंस्टेंट बढ़ता जा रहा है अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, अलग अलग वेलोसिटी आपने कंसिडर की। सपोज t1 पर जो वेलोसिटी है वो है v1, टाइम t2 पे वेलोसिटी आई v2। फिर आपने क्या किया, इनको जॉइंट करते हुए ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट हुआ। सो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बेसिकली डिफाइन कर रहा है चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब सपोज़ हम एक टाइम इंटरवल अगर कंसिडर करते हैं, सपोज़ ये टाइम इंटरवल हमने कंसिडर किया t1 t2। सो इस टाइम इंटरवल t1 t2 में जो वेलोसिटी में चेंजेस हुए हैं वो कितने होंगे, तो वो होंगे डेफिनेटली v2 माइनस v1। इस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आप माइनस कर दीजिए, सो डेफिनेटली यू विल गेट द चेंज इन द वेलोसिटी।
ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी डेल वी विल बी गिवन बाय v2 माइनस v1। सो दिस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 डेल टी, ये डिफाइन करेगा एसेलरेशन को। तो इसके एसेलरेशन को डिफाइन करने के लिए हम ये दोनों जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है इनको जॉइंट अगर कर दें तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन बेसिकली इस कर्व के लिए कॉर्ड का काम कर रही है। और डेफिनेटली ये जो लाइन होगी, इस लाइन का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डिफाइन करेगा। इस लाइन का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डिफाइन करेगा कि इस पर्टिकुलर बॉडी का एसेलरेशन कितना है। सो ऑल टुगेदर हमें अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ से एसेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइम एक्सिस। तो देखिए बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको सामने इस ग्राफ में क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो हमने कॉर्ड सपोज ड्रॉ किया है, इसका अगर स्लोप देखना चाहें तो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। सो हम देख सकते हैं बहुत आसानी से इसको। जब इस लाइन को आपने ड्रॉ किया तो हमें एक्चुअल में एंगल कैलकुलेट करना है। इसके एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सपोज़ हमने एक ट्रायंगल कंसिडर किया हुआ है, ये ट्रायंगल हमने कंसिडर किया हुआ है, दिस इज़ अ ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को हम आसानी से देख सकते हैं, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो हम आसानी से इसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख सकते हैं दिस इज़ बेसिकली द परपेंडिकुलर विच इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय द डेल वी, और दिस इज़ द बेस विच इज़ गिवन बाय द डेल टी, है ना। तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं हमें एसेलरेशन कैलकुलेट करना है। और एसेलरेशन क्या होता है? एसेलरेशन होता है ए इज़ इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर डेल वी क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस ट्रायंगल है। और यहाँ पर डेल टी क्या है, डेल टी इज़ बेसिकली बेस टू द दिस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिफाइन होता है टेन थीटा से, टेन थीटा। तो देखिए बड़ी आसानी से लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी। और डेल वी क्या होगा, v2 माइनस v1, और डेल टी होगा t2 माइनस t1। और यही डिफाइन करेगा एवरेज एसेलरेशन को, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा। सो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर ग्राफ में उसके कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट करके भी एसेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बात होती है इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन की। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। और आपको बताया गया था कि बेसिकली जब भी ये वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस, तो ये वर्ड डिफाइन होता है एक ऐसे टाइम इंटरवल के लिए जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। एक ऐसा टाइम इंटरवल जो बहुत छोटा है, इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि आप उस टाइम इंटरवल को ऑलमोस्ट ज़ीरो मान सकते हैं। टाइम इंटरवल को ऑलमोस्ट ज़ीरो मानने का मतलब क्या है कि बेसिकली t2 माइनस t1 जो टाइम इंटरवल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है t2 माइनस t1, ये जो टाइम इंटरवल डिफाइन हो रहा है, जो बेसिकली डेल टी से आप डिफाइन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। इट मीन्स कि t2 और t1 ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, क्योंकि जब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे तभी इनका डिफरेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। सो ये t2 और t1 का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाना, इट मीन्स कि t1 और t2 एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इट मीन्स कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में बहुत आसानी से कि सपोज़ आपने कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट लिया t1, है ना, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t1 पर, और एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल, इतना छोटा टाइम इंटरवल जिसको बेसिकली आप ज़ीरो मान सकते हैं, जो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वो t1 पर ही ओवरलैप हो जाएगा। तो इतना छोटा टाइम इंटरवल आपने कंसिडर किया। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों टाइम इंस्टेंट जो है वो मे भी पॉसिबल कि एक दूसरे से लगभग कोइंसाइड हो जाएं, इसलिए आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन से नज़र आ रहे हैं। और सपोज हमने उसे अभी डिफाइन कर दिया है t0 से। सो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत छोटा है, तो उस पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जब हम कॉर्ड को ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड बेसिकली क्या होगी, एक तरह का टेंजेंट होगी इस पर्टिकुलर कर्व पर। इस कर्व पर क्या होगी, एक टेंजेंट होगी, क्योंकि वो कॉर्ड भी बिल्कुल एक पॉइंट के इक्विवेलेंट होगी लगभग। और उस पॉइंट को जब आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे आगे और पीछे की तरफ, तो वो जो कॉर्ड होगी वो बेसिकली एक टेंजेंट की तरह आपको नज़र आएगी, जो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। सो
अगर मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट बेसिकली डिफाइन करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर भी स्लोप कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं हम। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, टाइम एक्सिस के पैरेलल में ही एक लाइन ड्रॉ की और इस टेंजेंट के लिए एक एंगल लिख दिया थीटा। अब यहाँ पर भी बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। क्योंकि हमें पता है बेसिकली यहाँ पर थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें टेन थीटा की मदद लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि टेन थीटा हमने क्यों लिया हुआ है। सो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन ए जो बेसिकली डिफाइन होता है डेल वी बाय डेल टी से। और आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने बताया था कि बेसिकली अगर इस ये जो चेंजेस हैं डेल वी, चेंज इन द वेलोसिटी और चेंज इन द टाइम, अगर बहुत छोटा हो तो हम इसे स्मॉल डी वी बाय डी टी से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कब, जब ये चेंजेस बहुत छोटे हों। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये जो टेन थीटा होगा, जो टेन थीटा की वैल्यू होती है नॉर्मली डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, सो डेल वी बाई डेल टी को हम डिफाइन कर सकते हैं डी वी बाई डी टी से यहाँ पर, क्योंकि ये जो इंटरवल्स है बहुत छोटे हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। सो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू टेन थीटा इस तरह से डिफाइन होगा। और ये क्या होगा बेसिकली, इट इज़ बेसिकली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट टाइम टी इक्वल टू टी ज़ीरो। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम इंटरवल इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला लिखा और आपने लिख दिया कि ये जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, इट टेंड्स टू ज़ीरो। सो डेफिनेटली आप इसे फिर डिफाइन करेंगे डी वी बाई डी टी से। वाई, जैसा मैंने अभी कहा कि चेंजेस बहुत छोटे हैं इसलिए हम इसे डी वी बाई डी टी से डिफाइन करेंगे। सो एस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइनली डिफाइन होगा डी वी बाई डी टी से। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट। अभी हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप डिफाइन कर रहे हैं डी वी बाई डी टी से, और मैं बोल सकता हूँ इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है वेलोसिटी इज़ व्हाट, वेलोसिटी इज़ बेसिकली द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो चेंज इन पोजीशन बेसिकली डिफाइन होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो हम डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब क्योंकि यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो स्मॉल डी से डिफाइन होंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो ये वेलोसिटी भी बेसिकली क्या है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द डी एक्स बाई डी टी, हमें पता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी की जगह पर डी वी एक्स बाई डी टी पुटअप कर दें, ठीक है, सो क्या होगा, हम बेसिकली लिख सकते हैं ये फार्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से, ए बार एक ए वेक्टर ए डी और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। So when we solve it finally we will get the new relation, that is d2x by dt square, d2x by dt square यहाँ पर आएगा एक्चुअली। सो d2x by dt square जो डिफाइन कर रहा है यहाँ पर वो ये डिफाइन कर रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली इस पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। ठीक है, सो सेकंड डेरिवेटिव है तो हम कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में, thus the instantaneous acceleration can also be expressed as a second derivative of the position of moving object at that instant। सो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले फर्दर लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।